ओके, लास्ट टाइम हमने एजाइल मेथड्स को स्टडी किया था और फिर उसके अंदर हमने उसका एक फ्रेमवर्क देखा था, स्क्रम। आज हम एक और फ्रेमवर्क देखेंगे एजाइल मेथड का, विच इज़ नोन एज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, या इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सपी कहते हैं। एक्सपी फ्रेमवर्क 1996 के अंदर डेवलप किया गया, जो कि एजाइल की काफ़ी टेक्निक्स उसने इंट्रोड्यूस कराई। सबसे पहले तो हम इसके नाम को देख लेते हैं कि इसका नाम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्यों है, या एक्सट्रीम का वर्ड यहाँ पे क्या रेफर कर रहा है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी चीज़ अच्छी हो रही है उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएं। जैसे कि हमारे पास इंडस्ट्री में एक कोड रिव्यू का एक प्रोसेस होता है, जिसमें एक प्रोग्रामर जो है वो कोड को लिखता है और फिर दूसरा प्रोग्रामर उस कोड को रिव्यू करता है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन इसको आप एक्सट्रीम पे ले जाएं। इसी तरह अगर डिज़ाइन अच्छा हो रहा है उसको आप एक्सट्रीम पे ले जाएं। इंक्रीमेंट्स हैं तो इंक्रीमेंट्स को आपको 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर आपने कंप्लीट करना है। मतलब जो काम भी अच्छे हो रहे हैं उसको एक्सट्रीम पे ले जाएं। इसी वजह से इसका नाम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पड़ा। इसके अंदर क्या चीज़ है जो कि इसको स्क्रम से डिफरेंट बनाती है? तो सबसे पहली तो कुछ इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं एक्सपी की, जो इसको स्क्रम से डिफरेंट करती हैं, और अभी हम आगे चल के इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को एक्सपी की हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वो क्या इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं एक्सपी की। दूसरी, एक्सपी के बनाने वालों का ख्याल ये है कि ये एक बेसिकली सोशल चेंज है, जहाँ पर जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं, जो डेवलपर्स की हैबिट्स हैं, ये उसको भी चेंज करता है और उन हैबिट्स को की जगह पर नए तरीके जो है ये हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपी जो है वो लाइट वेट है, और इसके अंदर मेन चीज़ यही है कि अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं तो ये चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, उनके लिए अडॉप्टिव है। अनलाइक वाटरफॉल मॉडल, जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स को इतनी आसानी से चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसी तरह फिर एक्सपी की अपनी वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ये हमें प्रोवाइड करता है, तो हम इनको फॉलो कर सकते हैं। एक्सपी से रिलेटेड काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी मौजूद हैं, जैसे कि एक्सपी जो है बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्टिव है, या ये जो आइडिया है कि पेयर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर 2 प्रोग्रामर्स मिलकर कोड करते हैं, उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये बहुत ही अनफेयर हो जाएगा। या इसका डिज़ाइन जो है वो इंक्रीमेंटल है, या ये एक्सपी जो है वो आप सिर्फ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स पे, स्मॉल साइज़ के प्रोजेक्ट्स पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लार्ज साइज़ के प्रोजेक्ट्स पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज से एक्सपी घिरा हुआ है, लेकिन जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं उसके बावजूद एक्सपी की मेजॉरिटी, जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं, उन्होंने इसकी मेजॉरिटी एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है और वो फॉलो की जाती हैं। एक इंक्रीमेंट के अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं एक्सपी में? तो सबसे पहले यूज़र स्टोरीज़ को सेलेक्ट किया जाता है। मैं अभी इसकी डिटेल में आता हूँ, यूज़र स्टोरीज़ क्या हैं, और फिर उन स्टोरीज़ को टास्क्स में डिवाइड किया जाता है। फिर प्लान का रिलीज़ किया जाता है कि ये जो इंक्रीमेंट है, ये इसके बारे में हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। फिर उसको डेवलप किया जाता है और बाकी जो सॉफ्टवेयर पहले से बना हुआ है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाता है। फिर सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है और फिर उस सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करके उसको दोबारा से आप एवेलुएट करते हैं सिस्टम को, और इस तरह से फिर नेक्स्ट इटरेशन शुरू हो जाती है, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है। कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि एक्सपी से रिलेटेड हैं, उनको हमने देखना है। इंक्रीमेंटल प्लानिंग यहाँ पर एक प्रैक्टिस है। इंक्रीमेंटल प्लानिंग का मतलब ये है कि हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने कैसे स्टोर करनी है। तो नॉर्मली रिक्वायरमेंट्स स्टोरी कार्ट पे स्टोर की जाती हैं, मैं भी इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, क्योंकि एजाइल मेथडोलॉजी है इसलिए छोटे छोटे से इंक्रीमेंट्स में हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। तो इंक्रीमेंटल डिलीवरी है, यहाँ पे स्मॉल फंक्शनलिटीज़ हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करते जाते हैं, और फिर नया वर्जन जो है वो सॉफ्टवेयर के आते जाते हैं। हर साइकिल के बाद जो है वो हमें कुछ ना कुछ वर्किंग सॉफ्टवेयर मिलता जाएगा। डिज़ाइन जो है वो सिंपल डिज़ाइन होता है, मतलब हमने कोई डिटेल डिज़ाइन नहीं करना, हमने सिर्फ इतना डिज़ाइन करना है। एक्सपी के अंदर ये एक प्रैक्टिस है कि आपने सिर्फ इतना काम करना है जितना ज़रूरी है।
तो डिज़ाइन भी हमने इतना ही करना है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफ़ी हो। इसी तरह एक और प्रैक्टिस है टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट और रीफैक्टरिंग, तो इसकी भी मैं अभी आपको डिटेल प्रोवाइड करता हूँ। पेयर प्रोग्रामिंग, ये मेन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताई, और इनको भी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। कलेक्टिव ओनरशिप इसी तरह हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर डेवलपर जो हैं, क्योंकि वो पेयर्स में काम कर रहे होते हैं, एक ही टास्क जो है वो दो प्रोग्रामर्स को दिया जाता है और वो दो प्रोग्रामर्स मिलकर काम करते हैं, तो इसलिए दोनों की ओनरशिप होती है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है उस काम के ऊपर। इसी तरह इंक्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली डेवलप हो रहे होते हैं और उनको फिर इंटीग्रेट भी किया जा रहा होता है पूरे सिस्टम के अंदर। और ये तमाम काम जो है ये हमारे पास एक नॉर्मल स्पीड से सस्टेनेबल स्पीड के साथ इसको परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी इस प्रोसेस के अंदर शामिल होती है। तो एजाइल प्रिंसिपल्स के साथ हम देखें कि एक्सपी जो है वो कौन कौन से एजाइल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि एक्सपी के अंदर जो है वो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी थोड़ी सी डेवलपमेंट करते जाएंगे हर साइकिल में, और सॉफ्टवेयर का नया वर्जन जो है वो फिर फ्रिक्वेंटली रिलीज होगा। इसी तरह कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब है कि कस्टमर जो है वो पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट टीम होगा और वो जो है अपना फीडबैक प्रोवाइड करता रहेगा और उसको भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या सॉफ्टवेयर इस वक्त डेवलप हो रहा है। और पीपल को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है प्रोसेसेस की कंपैरिजन में, क्योंकि हम पेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कलेक्टिव ओनरशिप है, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स की बजाय हम शॉर्ट थोड़े थोड़े टाइम के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसी तरह चेंज सपोर्ट हो रही है रेगुलर सिस्टम रिलीज की मदद से। इसी तरह सिंप्लिसिटी को बरकरार रखा जा रहा है रिफैक्टरिंग करते हुए। तो अभी हम इनकी डिटेल देख लेते हैं कि हमारे पास क्या प्रैक्टिसेस हैं। इन्फ्लुएंशियल एक्सपी प्रैक्टिसेस, जो मैंने शुरू में बताया कि एक्सपी जो है वो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है। तो इसके अंदर एक्सपी में हमारे पास दो तरह के फोकस हैं, एक टेक्निकल फोकस है और दूसरा मैनेजमेंट का फोकस है, और इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करना नॉर्मली इतना आसान नहीं होता। तो इस वजह से फिर ये हमारे पास ये इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस मौजूद हैं जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं, और यही प्रैक्टिसेस जो हैं वो एजाइल डेवलपमेंट के अंदर भी इन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या प्रैक्टिसेस हैं, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे यूज़र स्टोरीज के ऊपर, और फिर सेकंड नंबर पे है रीफैक्टरिंग है, पेयर प्रोग्रामिंग है, टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट है। स्टार्ट करते हैं हम पहली प्रैक्टिस यूज़र स्टोरीज। एक्सपी के अंदर याद रखें कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूज़र स्टोरीज की शक्ल में रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब यूज़र स्टोरी क्या है, तो आप यूँ समझ लें कि यूज़र स्टोरी इज़ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, छोटी सी फंक्शनैलिटी है जिसको हम यूज़र स्टोरीज यहाँ पे कहा जाता है एक्सपी की ज़ुबान में। यानी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर हम कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो फंक्शनैलिटी जो है ज़ाहिर है वो रिक्वायरमेंट्स, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स जो है वहीं से हमें पता चलेंगी, लेकिन वो जो है वो एक स्टोरी की शक्ल में लिखी जाती हैं। तो कस्टमर जो होता है या यूज़र जो होता है वो एक्सपी टीम का हिस्सा होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करना और फिर उन रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करना और उनकी प्रायोरिटाइजेशन करना। तो उसके रिलेटेड, रिक्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे वो कस्टमर लेगा। ये रिक्वायरमेंट्स मैंने जैसे बताया कि यूज़र स्टोरीज या सिनेरियोस की शक्ल में लिखी जाती हैं, और इनको नॉर्मली कार्ड्स के ऊपर लिखा जाता है, इसी वजह से इनको स्टोरी कार्ड्स भी कहा जाता है। अब डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, वो यूज़र्स के ये जो स्टोरी कार्ड हैं या यूज़र की जो स्टोरीज़ हैं उनको लेगी और उनको फिर ब्रेक डाउन करेगी छोटे छोटे से टास्क में, ताकि उनको फिर इम्प्लीमेंट किया जा सके। और ये टास्क जो हैं वो फिर स्केजुअल और जो कॉस्ट एस्टिमेट है उसकी बेस पर भी बनाए जाएंगे कि हमने कितनी देर में और कितने टाइम के अंदर हम इन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं।
अगेन जो स्टोरी कार्ड की सिलेक्शन है वो कस्टमर के ऊपर है। कस्टमर समझता है कि ये रिक्वायरमेंट, ये स्टोरी जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो फिर नेक्स्ट रिलीज़ में इसको इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कस्टमर बताएगा जो उसने प्रायोरिटी सेट की है उस हिसाब से, और जो टाइम के और कॉस्ट के स्केजुअल्स हैं उसके हिसाब से। तो फिर जो है डेवलपमेंट टीम इसके ऊपर काम शुरू करेगी। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोरी जहाँ पे आपको एक प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन की स्टोरी नज़र आ रही है, जिसमें ये सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो पहले इनपुट होना चाहिए, फिर उसके बाद मेडिकेशन फील्ड पे क्लिक होना चाहिए, और वहाँ से फिर मुख्तलिफ ऑप्शंस हमें नज़र आने चाहिए कि करंट मेडिकेशन है, न्यू मेडिकेशन है या फार्मूलरी है। और फिर अगर कोई करंट मेडिकेशन को सेलेक्ट करता है तो उससे फिर वहाँ पे उससे पूछा जाए कि डोज कितनी देनी है, मतलब पूरी कहानी लिखी हुई है। तो इसी वजह से इसका नाम है स्टोरी। तो ये स्टोरी यूज़र बताएगा और एक्सपी की टीम जो है वो पूरी ये स्टोरी डेवलप करेगी, और फिर इसको मुख्तलिफ टास्क के अंदर डिवाइड करेगी कि अच्छा सबसे पहले क्या काम होना है, भाई डोज को चेंज करना है, सिलेक्शन करनी है, डोज की चेकिंग करनी है। मुख्तलिफ टास्क के अंदर इन को डिवाइड किया जाएगा मुख्तलिफ कार्ड्स के ऊपर, को स्टोरी कार्ड्स कहते हैं। सेकेंड प्रैक्टिस जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको रीफैक्टरिंग कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजाइल के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप क्योंकि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को हर वक्त इनकॉर्पोरेट करते जाते हैं तो ओवरऑल आपका पूरे सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो सकता है, या आपने जो कोड पहले लिख लिया है वो आपका कोड ख़राब हो सकता है। तो उसको ठीक करने का नाम रीफैक्टरिंग है। ठीक है, तो रीफैक्टरिंग बेसिकली आप यूं कह लें कि कोड की इम्प्रूवमेंट या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ योर सॉफ्टवेयर, इसको रीफैक्टरिंग कहते हैं। क्योंकि हम चेंजेस को रिलायबली हम उसका गैस नहीं लगा सकते। हो सकता है कि चेंजेस करने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, हमारा, मैंने जैसे बताया कि पूरे सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाए, या हमें कोडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जाके चेंजेस करनी पड़े। तो इस वजह से फिर ये एक्सपी के अंदर एक प्रैक्टिस मौजूद है जिसको रीफैक्टरिंग कहते हैं, जिसके अंदर हम साथ साथ जो ही हम नई चेंजेस करते हैं तो फिर साथ साथ अपने कोड को भी इम्प्रूवमेंट करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास कोड लिखा होता है लेकिन कोड के अंदर जो है वो कमेंट्स नहीं लगे हुए फॉर एग्जांपल, तो फिर आप कमेंट्स लगा देते हैं, रिफैक्टरिंग की एग्जांपल है। या आपके पास जो वेरिएबल नेम्स लिखे हुए हैं वो इतने मीनिंगफुल नहीं है, तो आप वेरिएबल नेम को चेंज कर देते हैं, उनको मीनिंगफुल बना देते हैं। अगेन दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिफैक्टरिंग। तो इस तरह से आप या आप ऑप्टिमाइजेशन चाह रहे हैं तो कोड काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, या वो मेमोरी ज़्यादा यूज़ कर रहा है या स्लो है, तो आप उस कोड को रिफाइन कर देते हैं, उसकी जगह पे कम लाइनों वाला ज़्यादा एफिशिएंट कोड लिख देते हैं जो कम मेमोरी को यूज़ करे। तो इस तरह के अगर आप प्रोसेसेस कर रहे हैं, इस तरह के आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सब रीफैक्टरिंग की एग्जांपल्स हैं। बाज़ दफ़ा हमें इसकी कोई ख़ास नीड नहीं होती, लेकिन प्रोग्रामिंग टीम जो है वो इम्प्रूवमेंट्स को सर्च करती रहती है और देखती रहती है कि इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो हम करेंगे तो ज़ाहिर है हमारा सॉफ्टवेयर ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम भी करेगा। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कमेंट्स की एग्जांपल दी, तो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाएगी। तो फिर हमें एक्स्ट्रा से जो डॉक्यूमेंटेशन है अपने सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोड ही हमारा इतना सिंपल होगा, जो कि एक प्रैक्टिस भी है, हमने शुरू में देखा कि सिंपल डिज़ाइन। तो वो हमारा कोड और हमारा सॉफ्टवेयर इतना आसान होगा कि फिर हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन कम करनी पड़ेगी। इसी तरह नया अगर कोई प्रोग्रामर आ जाता है तो उसको कोड हमारा आसानी से समझ आएगा, और उसके अंदर जो है वो, अगर हमारा कोड का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, तो फिर उसके अंदर चेंजेस करना भी आसान होगा, आसानी से अगले बंदे को समझ भी आ जाएगा और वो उसके अंदर चेंजेस भी कर सकेगा। इसी तरह बाज़ दफ़ा हमें, जैसे मैंने बताया कि लो लेवल पर हमें कोड के अंदर रिफैक्टरिंग करनी पड़ती है, तो कभी कभी हमें जो आर्किटेक्चर है, जो सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी रिफैक्टरिंग करनी पड़ती है। हालांकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर आप, हो सकता है इसे हमें दोबारा से कोडिंग करनी पड़ जाए, लेकिन
अगर आप पूरा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका हाई लेवल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आपका हाई लेवल डिज़ाइन होता है। तो उसमें फिर अगर आप हाई लेवल पे चेंजेस करते हैं तो लो लेवल डिज़ाइन भी चेंज करेंगे, फिर कोड भी चेंज करेंगे, तो ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लास हायरार्की, डुप्लीकेट कोड लिखा हुआ है तो डुप्लीकेट को हम रिमूव कर सकते हैं, क्लास हायरार्की को हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस अगर बना हुआ है तो उसको हम सही कर सकते हैं। इसी तरह एट्रीब्यूट्स वेरिएबल्स को हम रीनेम कर सकते हैं या मेथड्स को, ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएं। और इसी तरह हम इनलाइन कोड अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी हम ख़त्म करके एक अलग से फंक्शंस या मेथड्स बना सकते हैं। और उनको ये भी हम कर सकते हैं कि सेपरेट हेडर फाइल्स में सेव कर लें या उनके एक लाइब्रेरी बना दें, उनको कॉल कर लें। तो इस तरह के हम छोटे छोटे से स्टेप्स कर सकते हैं। ये तमाम रिफैक्टरिंग की एग्जांपल्स हैं। थर्ड प्रिंसिपल हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट। जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हम नॉर्मली तो ये होता है कि आप पहले सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद फिर आप टेस्ट करते हैं, लेकिन ये अप्रोच एक्सपी की ये कह रही है कि आप पहले टेस्ट करेंगे और बाद में डेवलपमेंट करेंगे। बड़ी हैरानी की बात है कि पहले हम कैसे टेस्ट करें, अभी तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है, तो पहले हम टेस्टिंग कैसे करें। तो टेस्टिंग इज़ सेंट्रल टू एक्सपी, और एक्सपी के अंदर जो है ये अप्रोच यूज़ होती है जब भी आप कोई चेंज करते हैं, आप सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करते हैं फिर आप टेस्ट करते हैं। अभी हमने कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप किया, लेकिन हम जब भी हमने कोई चेंज की तो हम साथ साथ जो है वो टेस्ट करते जाते हैं। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट एक्सपी का ख़ास फीचर है, इसकी प्रैक्टिस है, एक्सपी टेस्टिंग के अंदर यूज़ होती है। नॉर्मली ये भी होता है कि जब आपने सिनेरियोज डेवलप किए हैं, जो यूज़र स्टोरीज डेवलप की है, तो उसकी बेस पर आप डायरेक्ट टेस्ट केसेस बना लेते हैं। यानी आपने यूज़र से रिक्वायरमेंट ली और रिक्वायरमेंट लेने के बाद आपने उसकी बेस पर एक यूज़र स्टोरी क्रिएट की, उसको आपने टास्क्स में डिवाइड किया, यूज़र कार्ड्स या स्टोरी कार्ड्स पे आपने उसको लिख दिया, और इसके बाद बजाय इसके कि आप डेवलपमेंट करते या डिज़ाइन करते सॉफ्टवेयर का, आपने उसकी बेस पर टेस्ट केसेस बना लिए कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट कैसे किया जाएगा। और फिर जो है वो उन टेस्ट केसेस को जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो हम साथ साथ उनको चेक करते रहेंगे कि क्या ये सॉफ्टवेयर जो है ये यूज़र स्टोरी की जो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह हम यूज़र को भी इन्वॉल्व करेंगे, ये भी एक्सपी टेस्टिंग के अंदर एक हिस्सा है कि टेस्ट जिस वक्त हम टेस्ट केसेस डेवलप कर रहे हैं तो उस दौरान भी हम यूज़र को इन्वॉल्व करेंगे, और फिर वैलिडेट भी हम यूज़र से करवाएंगे कि हमने ये टेस्ट केस बनाया है, हम आपके सॉफ्टवेयर को इस तरीके से टेस्ट करेंगे। तो वो वैलिडेट भी यूज़र करेगा कि हाँ भाई ठीक है, ये तरीका सही है। और हमारे पास फिर ऑटोमेटेड टूल्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट्स हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। जब भी एक नया इंक्रीमेंट जो है वो बनता है तो उस वक़्त हम फिर मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स। ये मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट केसेस जो हैं ये कोड से पहले लिखे जाते हैं ताकि रिक्वायरमेंट्स, और बेसिकली इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएं। जो रिक्वायरमेंट्स आपने बाद में जिसकी कोडिंग करनी है तो टेस्ट केसेस हमारे पास पहले से डिज़ाइन में होंगे, तो पता होगा हमें कि ये सॉफ्टवेयर ने किस तरीके से टेस्ट होना है। तो फिर हम जब कोडिंग करेंगे तो हमारे पहले से पता होगा हमें कि अच्छा इस सॉफ्टवेयर के ऊपर तो हमने ये वाले टेस्ट भी परफॉर्म करने हैं, तो उस हिसाब से फिर हम कोडिंग करेंगे। तो इससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि कोडिंग जो है वो हमारी ज़्यादा बेहतर होगी। एक और एक्सपी के अंदर ये चीज़ भी मौजूद है कि आप टेस्ट्स को लिखते हैं एज अ प्रोग्राम ताकि उनको रन किया जाए। सिर्फ हमने इंग्लिश में नहीं लिखना, बल्कि हम एज अ प्रोग्राम उनको लिखते हैं। और फिर क्योंकि मैंने बताया कि ऑटोमेटेड टूल्स मौजूद हैं तो इन टेस्ट को फिर हम ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसमें फिर इन टेस्ट के अंदर एक चेक मौजूद हो सकता है कि ये प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हुए हैं या नहीं हुए ये टेस्ट। इसके लिए फिर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास, जैसे JUnit एक एग्ज़ाम्पल है टेस्टिंग फ्रेमवर्क की, तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस की एग्जीक्यूशन के लिए। तो जब कभी भी एक नई फंक्शनलिटी ऐड होगी
तो उसमें हमने ना सिर्फ ये कि नए टेस्ट एग्जीक्यूट करने हैं बल्कि पुराने टेस्ट भी एग्जीक्यूट करने के। नई फंक्शनलिटी आने से वो पुराने टेस्ट जो हमने किए थे वो कहीं इनवैलिड तो नहीं हो गए, तो वो टेस्ट भी हम करेंगे और साथ साथ इस नई फंक्शनलिटी के आने के बाद नए टेस्ट भी हम परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिकली। इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जो नई फंक्शनलिटी ऐड हुई है उससे कोई नए किस्म के कोई एरर जो है वो नहीं आए। ओके, फोर्थ हमारे पास जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है एक्सपी के अंदर इस्तेमाल होती है वो है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। मैंने आपको बताया है एजाइल के अंदर भी हमने देखा था कि कस्टमर जो है वो थ्रू आउट डेवलपमेंट टीम का हिस्सा रहेगा। आप रिक्वायरमेंट्स भी कस्टमर से ले रहे हैं और उनको उनकी रिक्वायरमेंट की सिलेक्शन, स्टोरी, यूज़र स्टोरीज़ की, और फिर उसकी प्रायोरिटाइजेशन, और फिर उसको कंफर्म करना, और फिर उसके वैलिडेट करना, ये तमाम भी कस्टमर का काम है। इसी तरह टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर भी यूज़र जो है वो इन्वॉल्व होगा और वो चेक करेगा। टेस्ट केस डेवलपमेंट में भी हमने देखा यूज़र इन्वॉल्व होगा, और इसी तरह जब टेस्ट एग्जीक्यूट होंगे फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है उसके अंदर भी कस्टमर इन्वॉल्व होगा। तो थ्रू आउट टेस्ट को लिखने से लेकर, टेस्ट केसेस को उसकी डेवलपमेंट से लेकर, उसको एग्जीक्यूट करने से लेकर उन फाइनल अप्रूवल तक, हर चीज़ के अंदर यूज़र इन्वॉल्व होगा और उसकी वैलिडेशन करेगा कि जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड है या नहीं है। लेकिन इस तरह की फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट पीपल जो हैं वो ज़्यादातर लोग नहीं देते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, या वो फुल टाइम इस तरह डेवलपमेंट टीम तो डेवलप कर रही है सॉफ्टवेयर, कस्टमर तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फुल टाइम डेवलपर के साथ बैठ सके या जो है वो फुल टाइम दे सके। वो तो ये समझ रहे हैं कि भाई मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर दी हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मैंने कंट्रीब्यूशन कर दी है, और वो टेस्टिंग प्रोसेस में और थ्रू आउट इस तरह से पूरे सारे प्रोसेस में, डेवलपमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, और कोशिश यही करते हैं कि बस रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं, हमारा काम ख़त्म हो गया है यहाँ पर। ये एग्जांपल है टेस्ट केस की, ठीक है, जो अभी हमने एक यूज़र स्टोरी देखी थी उसी से रिलेटेड है कि टेस्ट केस है भाई, इसके अंदर इनपुट क्या होगा। एक नंबर इनपुट होगा जो कि मिलीग्राम्स में जो सिंगल डोज है उसको रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा नंबर इनपुट होगा जो कि डोजेस कितनी लेनी है पर डे, उसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर टेस्ट क्या परफॉर्म होंगे, इनपुट को देखा जाएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई तो नहीं है, मुख्तलिफ जो भी इस टास्क से रिलेटेड हैं कि वो डोज की चेकिंग हम कर रहे हैं। और फिर फाइनल में आउटपुट हमें या तो ओके मैसेज मिल जाएगा या एरर मैसेज मिल जाएगा। तो इस तरह से एक टेस्ट केस बनाया जाता है जिसके अंदर इनपुट्स, आउटपुट्स और जो फंक्शनलिटी है, वो जो प्रोसेस है वो लिखा जाता है। टेस्ट ऑटोमेशन एक और हमारे पास इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है जो मैंने आपको बता दिया है कि टेस्ट ऑटोमेशन का मतलब ये है कि टेस्ट को हम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लिखते हैं। टास्क कभी उसकी प्रोग्रामिंग नहीं हुई, लेकिन पहले हमने टेस्ट केस बना दिए ताकि एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि हम इन टेस्ट को फिर टूल्स की मदद से रन कर सकें। और उसकी भी मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि फ्रेमवर्क है हमारे पास JUnit, जिसकी मदद से हम आसानी के साथ ये एग्जीक्यूटेबल टेस्ट लिख भी सकते हैं और इनको एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जब ऑटोमेटेड टेस्टिंग होगी, यानी टूल्स की मदद से हम टेस्ट को जनरेट कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक सेट ऑफ टेस्ट्स हमारे पास पॉसिबल हैं जो कि हम क्विकली और इजीली एग्जीक्यूट कर सकें। तो जब भी एक नई फंक्शनलिटी सिस्टम के अंदर ऐड होगी, इन टेस्ट को रन किया जाएगा, और अगर तो नई फंक्शनलिटी के अंदर कोई एरर हुआ तो वो फ़ौरन पकड़ा जाएगा कि भाई इस नई फंक्शनलिटी के अंदर एरर है, वरना पिछली फंक्शनलिटी तो हमने चेक की थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब नई फंक्शनलिटी ऐड हुई है तो यहाँ पे एरर आना शुरू हो गए। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट के अपने कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। नॉर्मली प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो प्रेफर यही करते हैं कि
पहले प्रोग्रामिंग की जाए और फिर उसके बाद टेस्टिंग की जाए। तो इस वजह से वो नॉर्मली शॉर्टकट्स, इस वक्त उनको पहले कहा जाएगा आप पहले टेस्ट केसेस लिखें, तो वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हो सकता है कि वो या तो कंप्लीट टेस्ट केस लिखे ही नहीं, क्योंकि अभी उन्होंने प्रोग्रामिंग की नहीं है ना, उनको अभी आइडिया नहीं है, या वो हर किस्म की जो भी पॉसिबल एक्सेप्शंस हैं जो हो सकती हैं उनको स्किप कर दें या मिस कर दें। तो क्योंकि उनकी नेचर प्रोग्रामर्स की ऐसी होती है कि वो पहले प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे फिर टेस्ट केसेस लिखेंगे, उनको अभी आइडिया नहीं होगा कि यार टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं। इसी तरह बाज़ टेस्ट्स जो होते हैं वो भी बड़े मुश्किल होते हैं उनको बनाना, क्योंकि हम इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स यूआई है, यूज़र इंटरफेस है, तो उसके अंदर यूनिट टेस्ट के लिए यूनिट टेस्ट बनाना, उसको लिखना, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्प्ले लॉजिक है तो उसके लिए यूनिट टेस्ट को बनाना और लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम ये भी नहीं कंफर्म कर सकते कि एक टेस्ट केस जो है या टेस्ट की जो सेट है वो कंप्लीट भी है या नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हो सकते हैं और आप जितने टेस्ट बनाए हो सकता है कि उससे सिस्टम जो है वो फुली वो उसके अंदर तमाम हर किस्म के टेस्ट मौजूद ना हो। आखिर में हम देखते हैं कि एक और इंजीनियरिंग प्रैक्टिस है जो काफ़ी पॉपुलर है और एक्सपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो है पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि हम एक ही टास्क दो प्रोग्रामर्स को देते हैं, यानी दो प्रोग्रामर्स एक कंप्यूटर पर बैठकर एट द सेम टाइम काम करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसी वजह से इसको पेयर कहा जाता है। पेयर प्रोग्रामिंग जोड़ा बनाया हुआ है प्रोग्रामर्स का। तो दो प्रोग्रामर्स एक ही कोड पे बैक वक्त काम करेंगे। मेन आइडिया इसका यही था कि अगर एक पर्सन जो है वो फंस जाता है कहीं पर, उसको प्रोग्रामिंग लॉजिक में कहीं उसको समझ नहीं आ रही, तो उससे फिर ये होगा कि दूसरा प्रोग्रामर उसके साथ जो बैठा हुआ है वो उसको गाइड करेगा और उसको बताएगा कि अच्छा यहाँ पर अब आप ये वाला काम कर लें। इसी तरह अब क्योंकि दो बंदे मिलकर एक काम कर रहे हैं तो इससे इनके दरमियान एक कॉमन ओनरशिप भी आ जाती है। दोनों यही क्लेम करेंगे कि कोड जो है वो मैंने लिखा है, और उनके दरमियान नॉलेज भी एक्सचेंज होगा, क्योंकि एक बंदा फंस रहा है तो दूसरा उसको बता रहा है कि कहाँ पे अभी आपने यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से यहाँ से निकलना है। एक और एडवांटेज ये है कि ये बेसिकली एक इस किस्म का इनफॉर्मल रिव्यू भी हो रहा है, क्योंकि एक बंदा लिख रहा है और दूसरा उसको चेक कर रहा है, देख रहा है कि ये पहले प्रोग्रामर ने सही काम किया है या नहीं। तो बेसिकली एक तरह से रिव्यू हो रहा है, एक से ज़्यादा बंदे जो हैं वो एक लाइन ऑफ कोड को देख रहे हैं। और इससे फिर रीफैक्टरिंग को भी इनकरेज करता है, क्योंकि तमाम टीम जो है वो उसको फ़ायदा हो रहा है। दो दो बंदे मिलकर एक कोड लिख रहे हैं तो वो कोड जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा। जैसे कि मैंने बताया कि पेयर प्रोग्रामिंग के अंदर एक ही कंप्यूटर के ऊपर दो प्रोग्रामर्स मिलकर काम करते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इन दोनों के पास एलोन टाइम नहीं होगा। इनके पास अपना भी एलोन टाइम भी होगा, सारे वक्त ये साथ नहीं बैठेंगे, और एलोन टाइम में जाकर वो अगर उन्होंने कोई अपना अलग से काम करना है या अपना उन्होंने कुछ सोचना है या लॉजिक बनानी है तो फिर वो एलोन टाइम में बैठकर वो लॉजिक बनाएंगे। लेकिन जब वो कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो फिर वो दोनों एक ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करेंगे। पेयर्स जो हैं ये डायनामिकली क्रिएट किए जाते हैं ताकि हर बंदे को, हर दूसरे डेवलपमेंट टीम का हिस्सा है उसको हर दूसरे बंदे के साथ काम करने का मौका मिले, और ऐसा ना हो कि बस एक ही जोड़ा बन गया है तो वो सारी उम्र इकट्ठे ही बैठ के प्रोग्रामिंग करेंगे, बल्कि ये पेयर्स जो हैं इसमें मेंबर्स चेंज होते रहेंगे। नॉलेज की शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेयर प्रोग्रामिंग का मकसद ही यही है कि नॉलेज जो है वो आपस में शेयर हो, और इससे एक और फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर कोई प्रोग्रामर जो है वो प्रोजेक्ट को छोड़ के चला जाता है तो एटलीस्ट उसका पार्टनर होगा, दूसरा बंदा जो होगा वो समझता होगा कि अच्छा अभी तक क्या प्रोग्रामिंग हुई है और इस बंदे ने कहाँ तक काम किया हुआ था। तो रिस्क जो है वो कम हो जाता है प्रोजेक्ट फेलियर का। पेयर प्रोग्रामिंग ज़्यादा एफिशिएंट होती है
इस बात का सबूत हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता है, जहाँ पर ये नोट किया गया कि 2 प्रोग्रामर्स अगर अलग-अलग काम करेंगे तो वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे, लेकिन अगर 2 प्रोग्रामर्स एक पेयर की शक्ल में सेम टास्क पे काम करेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे।